नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जो अभी 57 वीडियो वाली सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए आज ये हमारा 51वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 50 वीडियो प्रोवाइड कराया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। ये वीडियो सीरीज उन भाई बंधुओं के लिए जिनको MTS का एग्जाम देना है, जिनको CGL का मेंस देना है, CHSL देना है, CPO देना है, GD देना है, दिल्ली पुलिस देना है, यूं कहे कि TCS निर्मित जो भी एग्जाम्स है, यहाँ पे आपको रामबाण की तरह कार्य करेगा। और ये मैं नहीं कहता, ये आप लोग ही कहते हैं और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कहते हैं। जैसे आपने MTS के पहले दिन देखे, पहले शिफ्ट में 18 से 19 क्वेश्चन इस सीरीज से आए हैं, तो भाई 80% मिलवा के दे रहे हैं। इससे ज्यादा क्या ही करें। 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो है ना छोड़ने के लिए ही होते हैं। तो इन अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ये सीरीज को फॉलो करने मात्र से आपकी SSC की सारी प्रॉब्लम GK GS के अंदर लगभग समाप्त हो जाएगी। तो बेझिझक फॉलो करें इस सीरीज को, जिनको भी आने वाले समय में एग्जाम्स देना है ना भाई। अगर आप इस सीरीज की PDF बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे आपको 25 रुपया पे करने को कहा जाएगा। 25 रुपया पे करके उसी अकाउंट पे स्क्रीनशॉट भेजना है आपको। व्हाट्सएप पे ही आपको PDF दे दिया जाएगा। ये 57 क्लास की PDF मिलेगी आपको, जिस प्रकार से भी आप क्लास वॉच कर रहे हैं। साथ ही 10 टॉपिक बैच जो है आपके क्लास मिल जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री वगैरह को कवर किया गया है, बुक वगैरह, आर्टिस्ट वगैरह, अवार्ड वगैरह। इनके अलावा जो हाल फिलहाल में एनालिसिस हुआ CHSL, CGL और MTS, इन सभी की PDF भी आपको एनालिसिस वाली प्रोवाइड कराई जाएगी, मात्र यही रकम में 25 रुपए के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, द 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर? तो ये ताहिरा कश्यप लिखे हैं। ताहिरा कश्यप, खुराना आप जानते ही होंगे, इनके आयुष्मान खुराना से जुड़े हैं। इनके अलावा जो अभी MTS के पहले दिन में प्रश्न पूछा गया था, क्रैंकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, ये आयुष्मान खुराना की पुस्तक है, जिनमें जो है ताहिरा कश्यप भी मदद की थी लिखने में। ठीक है, आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप, ये दोनों की मिली जुली राइटिंग में ये किताब लिखा गया है आपका क्रैंकिंग द कोड। ठीक है, द बेंच के लेखक कौन है भाई? मेघना मोरकल। कौन है? मेघना मोरकल। इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे, VVI कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो भी मैंने पॉइंट देना है, पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देना, ये तो आप भी जानते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा जानकारी होती है जरूर मतलब कवर करके रखें। इसके अलावा इरफान खान के ऊपर, है ना, इरफान खान है ना, जो अब हमारे बीच नहीं है ना, तो इनके ऊपर एक पुस्तक लिखा गया है, ए लाइफ इन मूवीज। चूंकि इरफान खान अपने आप में एक अलग स्थान रखते थे बॉलीवुड के अंदर, तो ये पुस्तक भी आपसे पूछा जा सकता है। इनके लेखक हैं सुब्रा गुप्ता। कौन है? सुब्रा गुप्ता। मैडम सर, मैं बता रहा हूं, मैडम सर किताब आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। मंजरी जहरूर, ये जो है पुलिस अधिकारी हैं, जो बिहार में पोस्टिंग रही थी, उस दौरान जो है लिखी थी इन्होंने मैडम सर नामक किताब। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा फिल्मी हस्ती में आ जाए तो प्रियंका चोपड़ा का अनफिनिश्ड आपको याद होगा। इसके अलावा ये जो करीना कपूर हैं, इनके पुस्तक है बाइबल प्रेगनेंसी वाला, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब कुछ किताबें फिल्मी हस्ती की जो खेल पे है, खिलाड़ी पे है, ये मैं बता दिया था। और कल जो है राजनीतिक हस्ती वाला किताब मैंने आपको बता दिया था कल के प्रैक्टिस सेट में, है ना। इसके अलावा कुछ विदेशी राइटर हैं जो किताब आपके, जैसे नेल्सन मंडेला की पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, ये सब कुछ पुस्तक है जो आपको ध्यान रखना है। स्टीफन हॉकिंस साहब की पुस्तक है, तो इनको देख के जाना है, क्योंकि पुस्तक से क्वेश्चन आ रहे हैं। इनके अलावा अगर आपको पुस्तक पे पूरी जानकारी एक ही जगह चाहिए तो पुस्तक वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप देख सकते हैं। भारत के किसके साथ, भारत ने किसके साथ 7 मार्च मतलब मार्च 2023 में नेशनल ग्रीन परियोजना के निर्माण के लिए ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए है ना भाई। इसी मार्च में, यानी 2023 के मार्च में, है ना, ग्रीन परियोजना, नेशनल ग्रीन परियोजना हेतु किस संस्था से जो है भारत ऋण के मसौदे पे बात किया है या हस्ताक्षर किया है? With whom in India has signed a loan agreement in March 2023 for the construction of the National Green Project? तो ये है आपके विश्व बैंक। विश्व बैंक के साथ जो है भारत करार किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको एक दिन बताया था कि विश्व बैंक का जो है किस प्रकार का ऋण देता है विश्व बैंक। तो आपका कहना है जी विश्व बैंक जो है ये दीर्घकालिक ऋण देता है। दीर्घकालिक ऋण कहने का मतलब है लंबी अवधि के लिए जो ऋण देती है, ये आपका कौन देती है? विश्व बैंक देती है। और जो शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देती है, ये आपका कौन देता है ना, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, है ना, ये आपका देता है, IMF देता है। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। WB जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए ऋण प्रदान करता है अपने सदस्य देशों को। ऐसा नहीं कि सबको देता है, ये अपने सदस्य देशों को देता
देता है, क्योंकि भारत भी इनके सदस्य देश हैं और IMF भी अपने सदस्य देशों को ही देते हैं, लेकिन ये कम समय के लिए और WB ज्यादा समय के लिए। WB और IMF इन दोनों की मुख्यालय कहां पे है दादा? तो दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहां पे है? वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC कहां पे है ये तो सभी जानते हैं, USA के अंदर है। पहले क्वेश्चन पूछता था कि ये वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना होता था कि ये पोटोमैक नदी के किनारे है, लेकिन बहुत दिन से एग्जाम में दिखे नहीं ये बात, ठीक है। इनके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि ये विश्व बैंक और ये WB किस सम्मेलन के अनुसार जो है बसाया गया था या स्थापित किए गए थे, तो आपको बताना है ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के आधार पर, ठीक है। ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के आधार पे जो है आपका बसाया गया था IMF और WB को, ठीक है। तो ये तो हो गई बात वाली बात। और अब मैं आ जाता हूं इस क्वेश्चन पे, ये करंट अफेयर के हैं। तो ये विश्व बैंक से जो है मतलब समझौता किए हैं भारत ग्रीन प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए। अब ये ग्रीन प्रोजेक्ट क्या है? तो ये जलवायु स्तर को ध्यान में रखते हुए, यानी जलवायु के अनुकूल, है ना, ये जो है राष्ट्रीय हरित राजमार्ग बनाने की जो है ये प्रोजेक्ट है आपका, कौन सा? ये ग्रीन प्रोजेक्ट, ठीक है भाई। इनके अलावा इस राजमार्ग में 4 राज्य और भी शामिल है। ये जो प्रोजेक्ट के तहत जो इंडिया WB से जो है हस्ताक्षर करवाए हैं लोन के मसौदे पे, तो इस इंडिया की तरफ से कितने स्टेट भाग ले रहे हैं? तो 4 स्टेट भाग ले रहे हैं। ये कौन कौन से हैं भाई? तो आपका जो है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ये 4 स्टेट हैं जो इस परियोजना में शरीक रहेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगी आपके इसी एमटेस के लिहाज से, क्योंकि ये मार्च की बात है और 2023 की काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। इस कॉरिडोर परियोजना के तहत 781 किलोमीटर की लंबी राजमार्ग का निर्माण कराया जाएगा, ठीक है भाई। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, GST बिल लोकसभा में कब पास किया गया था? आप सभी जानते हैं GST क्या होता है। व्हेन वाज द GST बिल पास्ड इन द लोकसभा? तो ये 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास कराया गया था GST बिल। यहां पे मैं बिल की बात कर रहा हूं, GST लागू होने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है भाई। GST सर्वप्रथम कहां पे आया था विश्व के अंदर? तो फ्रांस में आया था, 1954 ईस्वी के अंदर आया था। बजट वाला जो मेरा वीडियो है यहाँ पे ये बात मैंने आपसे आज को जो है 1 साल पहले ही बता चुका था। इसके अलावा GST अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। मैंने बता दिया था टैक्स को जो है बेसिकली हम 2 पार्टों में बांटते हैं, एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण बता दिया था और डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण बता दिया था। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो है आप ही कमाओ और आप ही पे करो, डायरेक्ट पहुंच जाएगा कहां पे? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु पहुंच जाएगा, जहां पे टैक्स का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ठीक है भाई। पूरे इंडिया का टैक्स का जो सबसे बड़ा प्रोसेसिंग सेंटर है कहां पे है? बेंगलुरु के अंदर है ना। इसका नाम ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु, ठीक है। तो यहीं पे आपको भेजना होता है। इसके अलावा जो मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे आपने दुकान में गया बिस्किट खरीदा, है ना, बिस्किट खरीदा, तो जो रकम आप पे कर रहे हो 5 रुपया मान लीजिए, तो इसी 5 रुपया में आपका टैक्स भी इंक्लूड है, ठीक है। अब ये जो है दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार के पास से बाया फिर बेचने वाले, फिर बड़े मतलब डीलर के पास जाएगा, फिर उस जो प्रोडक्ट बनाता है कंपनी उसके पास जाएगा और वो कंपनी पे करेगा सरकार को। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण, है ना। इनके अलावा भाई GST भारत में कब लगा? 1 जुलाई 2017 को लगा था। सबसे पहले कौन से राज्य में लगा था? तो आपको बताना है जी, असम राज्य में लगा था। असम राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, MP राज्य, गुजरात राज्य, ये एग्जामिनर के पहली पसंद होती है। और झारखंड भी, भैया झारखंड छूट गया था, ये जो है एग्जामिनर की पहली पसंद होती है। इनमें जो जो चीज स्थित हो इनके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भाई, है ना। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। असम में आपका कामाख्या मंदिर, माजुली द्वीप, माजुली फेस्टिवल, ब्रह्मपुत्र नदी को शोक कहा जाता है, बिहू त्योहार होता है। ये सब आपके असम के अंदर की कुछ चीजें हैं। इनके अलावा ये छत्तीसगढ़ है, राउत नाचा होता है, कर्मा होता है, सैला होता है। छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर महोत्सव होता है, बस्तर दशहरा भी होता है। इसके अलावा ये आपका मैंने बताया झारखंड, झारखंड के अंदर पारसनाथ की चोटी है, ये सबसे फेमस है। सतरंग मेल त्योहार होता है, रोहिणी त्योहार होता है, ये सब आपके झारखंड के अंदर होते हैं। MP के अंदर अमरकंटक की चोटी होते हैं, खजुराहों के मंदिर होते हैं, भीमबेटका की गुफा होती है, बाघ की गुफा होती है। इसके अलावा सांची का स्तूप होता है। ये सभी के सभी आपके MP के अंदर होते हैं। सैला नृत्य भी होते हैं, मांडू महोत्सव भी होते हैं, ये सभी के सभी MP के अंदर होते हैं। तो कुछ एक बात जो है आपको ध्यान रखना होगा, धीरे धीरे आपको ये अंदाजा आ जाता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से ज्यादा पिक करते हैं। इसके अलावा
भारत में जीएसटी की जो स्लैब है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अगर देनदारी वाला स्लैब आपसे पूछेगा कि कितने स्लैब में जो है टैक्स चुकाना पड़ता है जीएसटी के अधीन, तो 4 आंसर मारिएगा। देखिए एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर कुल स्लैब पूछेगा तो 5 आंसर मारिएगा, क्योंकि जीरो वाले में भी कुल आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देनदारी की बात करेंगे कितने पे चुकाना पड़ता है, कितने स्लैब के तहत जो है हम टैक्स चुकाते हैं, तो 5 जो देना पड़ता है ना, जीरो में तो कुछ भी देना नहीं पड़ता है। इनके अलावा विश्व में सबसे अधिक जीएसटी की हाई प्रतिशत स्लैब कहां पे है, तो भारत में ही जो 28% देख रहे हैं, 28% की स्लैब किसी और देश में जीएसटी में नहीं रखा गया है। अगर आपसे पूछे कि भारत में जो जीएसटी की मॉडल तैयार किया गया है, भारत में जो जीएसटी लिया जाता है, ये किस देश से अधिग्रहण किए गए हैं या फिर किस देश के मॉडल पे आधारित है, तो आपको बताना है कनाडा का अनुकरण किए हैं हम जीएसटी मॉडल को लगाने के लिए। इसके अलावा जीएसटी में संबंधित भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है ये 279A है, जिसे जीएसटी परिषद कहा जाता है, और इस जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो है भारत के वित्त मंत्री संभालते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जैसे अभी निर्मला सीतारमन दीदी हैं। इनके अलावा अगला प्रश्न, कल्याण सुंदरम पिल्लई को किस नृत्य के लिए 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इन व्हिच डांस कल्याण सुंदरम पिल्लई हैज बीन अवार्डेड द पद्मश्री इन 2023? तो ये भरतनाट्यम के लिए कल्याण सुंदरम पिल्लई को दिया गया था। भरतनाट्यम के लिए 2019 में आपका इनको दिया गया था, किनको भैया, नर्तकी नटराज को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार कौन है? अनीता रत्नम है, मल्लिका साराभाई और जो आपका मृणालिनी साराभाई है, ये दोनों माता और बेटी हैं, ये दोनों भी भरतनाट्यम कर लेती हैं। इनके अलावा सोनल मानसिंह है ना, कुमारी कमला है, अलरमल बेल्ली है, नर्तकी नटराज, सरोजा वैद्यनाथन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती और यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, ये सभी के सभी भरतनाट्यम के कलाकार हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनमें से कई कलाकार हैं जो भरतनाट्यम के अलावे और भी नृत्य कर लेते हैं, जैसे सोनल मानसिंह, ये आपका भरतनाट्यम के अलावा जो है ओडिसी नृत्य के भी प्रमुख नृत्यांगना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा चलते हैं आगे। अब यहाँ पे भरतनाट्यम के अवार्डीज हैं जो किनको कौन से अवार्ड मिला है, जैसे पद्मा सुब्रमण्यम को, इनको 1981 में पद्मश्री मिला था, 2003 में पद्म भूषण मिला था और 1983 में ही संगीत नाटक अकादमी मिला था। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो है एक ही चीज पद्म भूषण पूछा जाता है, 2001 में मिला था। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका पूछा जाता है, जो डायरेक्ट आप आ जाइए यहाँ पे, सोनल मानसिंह को, सोनल मानसिंह से पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना, तो आप बताएंगे सोनल मानसिंह, 2003 में इसे पद्म भूषण मिला था। बाद बाकी ये वाली पीडीएफ, जो भी बच्चे पेड पीडीएफ ग्रुप में जुड़े हुए हैं इनके पास तो होगा ही, तो आराम से जो है रीड कर लीजिएगा, है ना। ये पीडीएफ है ना भाई, ये मतलब टॉपिक बैच में जो मैंने अवार्ड पे बनाया था कि नृत्य का अवार्ड किसको किस सेक्टर में और कब मिला है ना। तो ये वाली पीडीएफ आपको देख ही लेना है, देख के जाना है। हालांकि इस एग्जाम में पहले दिन अवार्ड को रिलेट करके क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, खाली ये पूछा है कि फला चीज जो है, जैसे रोशन कुमारी पूछा था तो कथक नृत्य से संबंधित है, तो आपसे पूछा है कि भाई किस नृत्य से संबंधित है, तो रोशन कुमारी को पूछा गया था। तो ये अच्छी बात है इस एमटीएस में कि अवार्ड को रिलेट नहीं कर रहा है। इनके अलावा सरोजा वैद्यनाथन, इनको 2002 में पद्मश्री मिला था, ये भी आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का आधार है ये आप देख रहे हैं, कल्याण सुंदरम पिल्लई 2023 में जो है इनको दिया गया था पद्मश्री, और नर्तकी नटराज को 2019 में। नर्तकी नटराज खास है क्योंकि ये ट्रांसजेंडर महिला है ना, ट्रांसजेंडर महिला है जो अपने प्रकार की प्रथम अवार्ड जीतने वाली, पद्मश्री जीतने वाली महिला भी है। और दूसरी महिला बनी थी मंजमा जोगती, जिनको 2021 में मिला था। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। लेकिन नृत्य में कहेगा तो फिर नर्तकी नटराज ही होगा, क्योंकि मंजमा जोगती पिक्चर वगैरह में काम करती है, नृत्य भी करती है, लेकिन क्लासिकल वाले में इतनी फेमस नहीं है। इनके अलावा भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगों में किसे सतही तरंग कहा जाता है? व्हिच ऑफ द वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक इज आल्सो कॉल्ड सरफेस वेव? तो जो सरफेस वेव होती है ना, ये आपको एल तरंग को कहा जाता है, एल तरंग को कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो 3 प्रकार की तरंगे निकलती है, 3 प्रकार की तरंगे निकलती है, प्राथमिक, सेकेंडरी और लव तरंग यानी एल तरंग निकलती है। इसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इनके चाल, जिनकी चाल ज्यादा अधिक होती है वो कम खतरनाक होती है। ऐसे याद रखना है, चाल अधिक तो खतरनाक कम, चाल अधिक तो खतरनाक कम होती है भूकंप के तरंगों के रिलेशन में बात करेंगे तो, ठीक है। तो अगर बात करें तो तरंग का वेग यानी चाल जो है सबसे अधिक प्राइमरी का होता है, उससे थोड़ा सा कम सेकेंडरी का और सबसे कम एल तरंग का होता है। मैंने अभी क्या कहा कि जिसकी चाल सबसे कम वो सबसे ज्यादा खतरनाक है भूकंप के अंदर। इसका मतलब सबसे ज्यादा खतरा जो है एल तरंग से है हमें भूकंप के दौरान, ठीक है भाई। इसके अलावा एल तरंग को सतही तरंग क्यों कहते हैं, तो आइए जानते हैं।
मान लीजिए ये पृथ्वी का नीचे का पार्ट है, ये कटोरा, और ये आपका जो है ये पृथ्वी है, ठीक है। तो यहाँ से P भी निकल रहा है, तो P ऊपर भी झटका लगा रहा है और नीचे भी इसकी जो है कंपन जाती है। S का भी सेम, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन जो L तरंग है इसके ऊपर कोई भी कंपन नहीं होती, ये सिर्फ जो है पृथ्वी के समांतर नीचे ही चलती है, ठीक है। इसीलिए इसे सतही तरंग कहा जाता है। ये ऊपर की तरफ नहीं आते हैं इनके तरंग, है ना भाई, समझ रहे भाई। तो इसीलिए जो है इसे सतही तरंग कहा जाता है। आपने समझ लिया यहाँ पे कि भूकंप में 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं। इनके चाल देख लिए, सबसे ज्यादा प्राइमरी, दूसरा स्थान पे सेकेंडरी, और सबसे कम जो है एल तरंग। जो सबसे स्लो चलता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, अगर कभी खतरनाक के रिलेशन में पूछे तो। इसके अलावा सतही तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि एल तरंग ऊपर की तरफ नहीं, खाली नीचे की तरफ ही पृथ्वी के सतह के समांतर जो है चलते हैं, इसीलिए इसे सतही तरंग कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कथन के रूप में कि पी तरंग कहां गमन कर सकता है। तो देखिए जो प्राइमरी तरंग है ये ठोस और द्रव दोनों माध्यम में गुजर सकते हैं, जबकि एस तरंग जो है ये सिर्फ ठोस माध्यम में ही गुजर सकते हैं। अच्छे से इस बात को ध्यान रखिएगा, कई दफा यहां से क्वेश्चन अंतर विभेद कहते हैं, जो कथन के रूप में आपसे पूछा जाता है वहां पे जो कथन छांटना होता है, तो भूकंप के रिलेशन में जो आपसे पूछा गया है ये कथन पूछ दिया गया है, ठीक है। तो जो पी तरंग है ये ठोस यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में चलेंगे, लेकिन जो एस तरंग है ये सिर्फ आपका सॉलिड फॉर्म में ही चलता है, ठीक है भाई। इसके अलावा एल तरंग सिर्फ नीचे की तरफ ही गमन करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, और ये सतह के समांतर चलती है। इसके अलावा एक बात और यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाती है कि जब मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी के नीचे से जो पी तरंग है ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है इसका तरंग जाता है, जो एस तरंग है ये भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाता है। तो जब ये पी और एस सतह पे पहुंचता है ना, तो ये भी एल तरंग बन जाता है, एल तरंग बन जाता है। इसीलिए एग्जामिनर सीजीएल में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भूकंप में यूं तो 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो भूकंप के लिए जिम्मेवार कौन सा तरंग है? तो आप कहोगे जी एल तरंग, ठीक है भाई। एल तरंग जो है वही भूकंप के लिए जिम्मेवार होता है। हालांकि ये तीनों तरंग निकलते हैं, ऐसा नहीं कि रोल नहीं निभाता है, लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि जब ये नीचे से ऊपर आके टकराते हैं पी और एस, तो ये एल तरंग के रूप में जो है काम करने लगता है और पृथ्वी के समांतर चलने लगते हैं, सतह के समांतर चलने लगते हैं। तभी तो आप देखते हैं ना कि नेपाल में भूकंप आया और बिहार में झटका आ गया। तो ये कैसे होता है? नहीं तो नेपाले भर रहना चाहिए भाई, अगर सीधे ऊपर चले तो, है ना भाई। तो ये समांतर चलने लगता है, दरारें पड़ने लगती है और भूकंप की जो कंपन है बहुत दूर तक देखी जाती है। तो इसका मतलब मैंने जो बताया ये जरूर ध्यान रखें कि जब पी और एस सतह पे आ जाती है तो टकराने से एल तरंग की निर्माण होती है, ठीक है। और बाद में एल तरंग की तरह बिहेव करने लगता है जो पृथ्वी के समांतर चलने लगती है। इसी कारण जो भूकंप है जहां से उत्पत्ति होती है वहां के अलावा भी बहुत दूर तक जो है इसकी झटका महसूस की जाती है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे भूकंप से एक चीज और पूछता है कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भाई भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। जहां भी लॉजी शब्द का इस्तेमाल हुआ है मतलब इसकी स्टडी से जुड़ा हुआ है, गुरु है ना, स्टडी से जुड़ा हुआ है ना। जहां भी ग्राफी शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, जैसे कोरियोग्राफी, है ना, जैसे आपने सुना होगा कोरियोग्राफी सुना होगा। इसके अलावा बहुत सारे ग्राफी है ना। तो ये सब जो कुछ रूट वर्ड है जो आपके एसएससी में काम आता है तो पकड़ के हम रखते हैं, है ना, स्टडी वगैरह को, लेखन वगैरह को, है ना। इसके अलावा जो सिस्मो शब्द है इसी से सिस्मोग्राफ बना है। सिस्मोग्राफ जहां पे भूकंप की जो है हम अंकित करते हैं सिस्मोग्राफ पे, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ग्राफ का मतलब होता है लिखने से संबंधित। इसके अलावा पृथ्वी के सतह के जिस स्थान पे भूकंप की तरंग सबसे पहले पहुंचती है, अभी मैंने ये पृथ्वी बनाया था कटोरा के जैसा, तो जहां पे यहां से मान लीजिए उत्पत्ति हो रही है भूकंप को, तो ये वाले पॉइंट को कहा जाएगा ईपी सेंटर। क्या कहा जाएगा? ईपी सेंटर कहा जाएगा। एक मिनट गलती हो गई। ये वाली पॉइंट को कहा जाएगा जी आपको फोकस। क्या कहा जाएगा? फोकस या हाइपो सेंटर कहा जाता है इसे, ठीक है। अंग्रेजी में इसे कहेंगे तो हाइपो सेंटर या फोकस कहा जाता है। और यही पृथ्वी के सतह पे इसी के सामने जो पहला झटका ऊपर में लगा यहां पर, है ना, यहां पर जहां लगा, तो इसे क्या कहा जाता है? ईपी सेंटर कहा जाता है या अधिकेंद्र कहा जाता है। समझ गए कि नहीं समझे? फिर से समझिए। जो है मेरा, आप जानते हैं कि चित्रकारी जो है बहुत ज्यादा मतलब वीक है, इसीलिए मैं सही से नहीं बता पा रहा हूं। फिर भी समझिए, यहाँ पे मान लीजिए ये पृथ्वी है आपका, ये पृथ्वी है और ये आपका निचला पार्ट है। यहां से भूकंप की तरंगे जो है मतलब उत्पत्ति हुई थी यहीं से, तो इसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं या हाइपो सेंटर कहते हैं, जो यहां पे लिखा है, ठीक है। और यही भूकंप की तरंग जब पृथ्वी पे जिस पॉइंट पे पहली बार टकराया इसे ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। अब होप आप समझ गए होंगे भैया, है ना, आशा करता हूं। इसके अलावा जहां पर जो है ये एक सेकंड क्या हो गया, जहां पर भूकंप की उद्गम होती है, फोकस बता ही दिया। भूकंप को रिक्टर स्केल या मर्केली स्केल से मापा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इनके अलावा हॉकी के जूनियर एशिया कप 2023 किस टीम ने जीता है? व्हिच टीम ओन द जूनियर एशिया कप 2023 इन हॉकी? तो हॉकी में जो जूनियर एशिया कप 2023 हुआ है सबसे पहले कहां पर हुआ है
है ना, सबसे पहले कहां पर हुआ है, तो ये प्रतियोगिता आपके ओमान में हुआ है। कहां पे, ओमान में, है ना। तो ये भारत जीता है, किसे हराकर जीता है, तो पाकू को हरा के जीता है, यानी पाकिस्तान को हरा के जीता है भाई, है ना। हॉकी के जूनियर एशिया कप टूर्नामेंट 2023, है ना, ये जीते हैं भारत, किसे हरा के, पाकू को हरा के। कहां पे हुआ था, ओमान के अंदर। पाकू मतलब पाकिस्तान, बड़ा सा नाम है तो छोटा शॉर्ट कर दे थोड़ा सा। इसके अलावा यह हॉकी जूनियर एशिया कप का आयोजन ओमान में किया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। महिला जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी, ये तो पुरुष वाला था जो ये क्वेश्चन का बेस है। अब ये महिला वाला सेम चीज है, महिला जूनियर एशिया कप 2023, इसके विजेता भी भारतीय महिला टीम है, लेकिन ये जो है आपका जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हरा के जीती है। तो पहला में पाकिस्तान उपविजेता, पुरुष वाले में हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, और महिला वाले हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 में उपविजेता कोरिया और विजेता दोनों के भारतीय। तो ध्यान रखेंगे, जो पहला पुरुष वाला हुआ वो ओमान में हुआ, अब महिला वाला हुआ ये जापान में हुआ। ठीक है भाई। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हुआ, जीता जर्मनी, उपविजेता रहा बेल्जियम। हुआ कहां पे, उड़ीसा में। कौन से स्टेडियम, बिरसा मुंडा और कलिंगा। कलिंगा कहां, भुवनेश्वर। बिरसा मुंडा कहां, राउरकेला। दोनों बात ध्यान रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किसके सहयोग से फैक्ट्री लगाई गई थी, आज का सवाल। ठीक है भाई, आज का सवाल है कि राउरकेला में, है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो 3 गो बड़का बड़का फैक्ट्री लगाया गया था, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, तो राउरकेला में कौन देश के सहयोग से लगाया गया था, आप लोग कमेंट करेंगे। इसके अलावा अप्रैल 2023 में भारत के किस राज्य में पहला डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया गया है। इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 2023। तो ये केरल में, है ना भाई। जो भी डिजिटल की पहला नमूना पेश किया जाता है, जिसे पहला नमूना को क्या कहते हैं अंग्रेजी में भाई साहब, तो प्रोटोटाइप कहा जाता है ना। प्रोटोटाइप क्या कहता है, प्रोटोटाइप, इसे कहते हैं पहला नमूना किसी भी चीज की, है ना। हालांकि ये चीज नमूना तो है नहीं, कि दिखाने वाला चीज तो है नहीं, तो एस्टैब्लिश्ड हुआ है ना। फिर भी मैंने इसे बता दिया कि भाई कोई जो पहला नमूना होता है इसे प्रोटोटाइप कहते हैं अंग्रेजी में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी क्वेश्चन आए हैं कई दफा। ठीक है, तो केरल में आपको जो है पहला डिजिटल साइंस पार्क का जो इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा करा गया था। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी सीएनजी टर्मिनल के प्रकार का उदाहरण गुजरात के भावनगर में किए गए थे, और भावनगर में ही नमक अनुसंधान केंद्र है गुजरात के अंदर। देखिए मैंने बताया अभी गुजरात काफी फेमस है, गुजरात के बारे में काफी ध्यान रखना है आपको। गुजरात में पालीताना जैन मंदिर है, गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है, गुजरात में ही मोढेरा 24x7 संचालित सौर ऊर्जा ग्राम बना है। इसके अलावा गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, गुजरात में काठियावाड़ी प्रायद्वीप है, गुजरात में कच्छ की रण है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, गुजरात में सोमनाथ की टेम्पल है, ये सब ध्यान रखना होगा भाई, है ना, तभी काम चलेंगे। 100वां स्मार्ट सिटी शिलांग बना है, शिलांग। इसके अलावा भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल है। अब जहां घेरूंगा वहां आंसर है, ठीक है। भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल है। डिजिटल जो केंद्र शासित प्रदेश पहला है, ये कौन है भाई, जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा पेपरलेस बजट पेश करने वाले पहले राज्य उत्तर प्रदेश है। पेपरलेस विधानसभा वाला पहले राज्य नागालैंड है। प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। हर घर जल वाला राज्य तथा रेबीज मुक्त राज्य, ये दोनों के दोनों गोवा है। तो ये सब बड़ी जरूर बात आपको ध्यान रखना होगा। एक सेकेंड, अगला जो हमारा प्रश्न है, माउंट डाइबोलो कहाँ स्थित है भाई, है ना। वेयर इज द माउंट डाइबोलो लोकेटेड, तो ये आपका अंडमान निकोबार में है। देखिए अंडमान निकोबार से 2 चीज तो पूछे जाते हैं हमेशा, तो क्या जरूरी है कि तीसरा चीज ना पूछा जाए। एक तो आपसे पूछा जाता है कि बैरन द्वीप कहाँ है, तो ये इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे माना एशिया का भी सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके अलावा ये 3 क्वेश्चन आपने कई दफा अपने एग्जाम में अटेंड किए होंगे। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव से मिनी क्वाई को अलग करते हैं। 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप से मिनी काई को अलग करते हैं, और 10 डिग्री चैनल जो है ये कार निकोबार से आपका जो है लिटिल अंडमान को अलग करते हैं। अब ये इसे याद रखने की तरीके मैंने बताया था कि जो सबसे छोटा है इसके दोनों शुरुआती अंक सेम है। जैसे देखिए माँ है ना, मालदीव से मिनी काई, तो छोटा सिंह से यानी 8 से डिवाइड होगा, है ना। 9 को भूल जाइए। 10 वाला क्या होता है कि छोटका से बड़का को अलग करता है ना, लिटिल मतलब होता है छोटा, तो लिटिल अंडमान से कार निकोबार, तो छोटका से बड़का को अलग करने के लिए 10 डिग्री, दोनों सेम जाति का पहला वर्ड है तो 8 डिग्री, और बीच वाला जो छूट गया वो 9 डिग्री, ठीक है भाई। तो तीनों को जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अंडमान निकोबार की उच्चतम चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। रॉस द्वीप, जिसे अब नाम हो गए हैं बॉस द्वीप, हेवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, नील द्वीप
द्वीप, शहीद द्वीप। तो ये तीनों द्वीप कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार के अंदर है। आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है जी बंगाल की खाड़ी में। और आपसे पूछी जाती है कि अरब सागर में क्या स्थित है, तो आपको लक्षद्वीप बताना है। हमारे यहाँ 2 द्वीप है। इनके अलावा बैंकिंग लेन देन में प्रयुक्त MICR कोड में कितनी डिजिट होती है? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन MICR कोड यूज्ड इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन? तो ये 9 गो होता है MICR में। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इनके अलावा IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, पैसा वगैरह भेजने में काम आती है। नेफ्ट ये पेमेंट का मोड है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, है ना। इसके अलावा RTGS है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी पेमेंट का मोड है। इसके अलावा IMPS इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था। इनके अलावा IFSC कोड, ये हर बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन डिजिट जो है इसमें 11 होते हैं IFSC कोड में, है ना। जैसे क्या होता है, जैसे मेरा पंजाब नेशनल बैंक का है तो PUNB इस प्रकार से, फिर 0 और बैंक के जो आपके अकाउंट नंबर है ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के 11 अंक के होते हैं, ठीक है। अलग अलग बैंक के SBI में SBI से स्टार्ट होते होंगे, है ना, इस प्रकार से, लेकिन 11 को डिजिट रहता है IFSC में। इसके फुल फॉर्म आप समझ ही गए, इंडियन फाइनेंशियल कोड सिस्टम। इसके अलावा अभी आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा पेमेंट का मोड नहीं है, तो इसीलिए आपको पेमेंट का मोड याद रखना है। नेफ्ट, RTGS, IMPS, ECS भी होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब नेफ्ट और RTGS, IMPS वगैरह में क्या क्या अंतर है ना, हालांकि इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं थोड़ा सा। नेफ्ट क्या होती है कि अगर आपको एक बार में 2 लाख रुपए से कम की ट्रांसफर करना है तो आप नेफ्ट कर सकते हो। मिनिमम आप 1 रुपया भेज सकते हो नेफ्ट के थ्रू, ठीक है। RTGS जो है ये आपका, है ना, 2 लाख रुपया तक आप भेज सकते हो, इससे ऊपर भी भेज सकते हो। इसके अलावा IMPS में भी मिनिमम 1 रुपया भेज सकते हो, अधिकतम 2 लाख रुपया भेज सकते हो। और इन दोनों में जो है अधिकतम, यानी RTGS और NEFT में, है ना, जो मैक्सिमम लिमिट है पैसा भेजने का, नो लिमिट है, कोई भी लिमिट नहीं है, एक दिन में आप कितना भी भेज सकते हो, ठीक है भाई। लेकिन लिमिट है IMPS में 2 लाख रुपया। तो आने वाले समय में अगर एग्जामिनर इसके अंदर से क्वेश्चन सोचता है तो यही पूछेगा कि IMPS में कितनी लिमिट है पैसा भेजने का, तो 2 लाख रुपया। और नेफ्ट और RTGS में नो लिमिट है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है भाई, ठीक है भाई। इसके अलावा अगला प्रश्न है, 2022 में किस कुश्ती में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया? Who was given the द्रोणाचार्य लाइफटाइम अवार्ड इन रेसलिंग फॉर 2022? तो श्री राज सिंह को जो है द्रोणाचार्य अवार्ड रेसलिंग के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। मैंने आपको बता दिया है कि भाई अवार्ड जो है द्रोणाचार्य वाला ये 2 सेक्टर में दिया जाता है, एक तो नॉर्मल वाली साधारण वाली द्रोणाचार्य पुरस्कार, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला। तो ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला जो है 2022 के लिए 3 खिलाड़ी को दिया गया है, और जो जनरल वाला है वो 4 खिलाड़ी को दिया गया है, जो आपके सामने परोस रहा हूं। आइए, 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 3 प्रमुख प्रशिक्षक को दिए गए, जैसे दिनेश जवाहरलाल लाड, ये जो है आपके रोहित शर्मा के कोच रहे हैं प्राचीन काल में। सचिन के कोच को जरूर ध्यान रखेंगे, रमाकांत अचरेकर सचिन जी के गुरु हैं। इनके अलावा बिमल प्रफुल्ल घोष, ये फुटबॉल के जो है कोच है, प्रशिक्षक है, इनको भी मिला है लाइफ टाइम में। इसके अलावा श्री राज सिंह कुश्ती के अंदर, जो इस क्वेश्चन का आधार है, तो ये तीनों जो है लाइफ टाइम वाले हैं जो द्रोणाचार्य पाए हैं 2022 में। अब सामान्य श्रेणी के जो द्रोणाचार्य पाए हैं 2022 में, ये है आपके श्री जीवन जोत सिंह तेजा, है ना, तीरंदाजी, श्री मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग, श्री सुमा सिद्धार्थ पैराशूटिंग, श्री सुजीत मान कुश्ती। तो ये 4 जो है आपको साधारण श्रेणी में जो आपको द्रोणाचार्य प्राप्त किए हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत होती है 1985 में। 1985 में आपका जो है सार्क की स्थापना भी हुई थी, है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क की स्थापना मुख्यालय इसका काठमांडू में है। इसकी भी स्थापना आपका कब हुआ था? 1985 ईस्वी के अंदर ही हुआ था। इसके 8 सदस्य देश हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। आपका जो है भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश, भारत, है ना, इसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जो है सार्क के सदस्य हैं। इनके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार सिर्फ प्रशिक्षक को ही दिया जाता है, कोच को ही दिया जाता है, किसी खेलते हुए खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। 2022 के लिए यह 25 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें आपका प्रागनंदा, भक्ति कुलकर्णी, ये सब शामिल है ना। इनके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022
शरद कमल को दिया गया है, जो इकलौते हैं। 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 खिलाड़ी को दिया गया था। अभी अभी हम राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाते हैं, जो मनाए हैं, ठीक है भाई। इनके अलावा हाइबर प्रक्रिया का प्रयोग करके किसका उत्पादन किया जाता है? व्हाट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग हाइबर प्रोसेस। तो हाइबर प्रोसेस से आप क्या प्राप्त करते हो? तो आपका कहना है जी अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं, हम अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं हाइबर विधि से। आपसे एक क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर एग्जाम के अंदर कि हाइबर प्रोसेस में जो कैटालिस्ट है उस रूप में किसका प्रयोग आप करते हैं? तो आपका कहना है उत्प्रेरक के रूप में हम लोहे का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। उत्प्रेरक समझते हैं, उत्प्रेरक आप समझते हैं। उत्प्रेरक क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिक्रिया को दर को प्रभावित करता है बिना स्वयं को बदले, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। मैंने इसका उदाहरण 2 करोड़ बार आपको दिया है कि गांव घर में पहले दही जमाने से पहले जो पुराना सिक्का आता था जिसपे आपका गेहूं का इस प्रकार से छाप रहता था, है ना, तो ये वाली सिक्का में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैटालिस्ट यानी आपका जो है उत्प्रेरक का काम करने लगता है और दही बनने की जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है। तो दूध में इस सिक्के को डाल दिया जाता था और तब दही में जोरन डाला, मतलब दूध में जोरन डाला जाता था, तो दही बड़ा अच्छा जमता था। बाद में इस सिक्का को हूबहू निकाल लिया जाता था। तो यहीं से आपको सीख लेना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग तो लेता है लेकिन अपने आप को बदलता नहीं है, जैसे ही गया था वैसे ही निकल जाता है, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया को प्रभावित करता है। इसे हम कैटालिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं। लोहा का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से होता है। 3 करोड़ बार आपके एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इनके अलावा वर्तमान में अच्छा लोहा का अन्य अयस्क भी होता है भाई, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब जो है लोहा के अयस्क हैं। और बादाम पहाड़ी जो है वर्तमान में ये लोहा का सबसे ज्यादा उत्खनन करता है, जो आपका उड़ीसा के अंदर है। इसके अलावा लोहा का भंडारण आपका कद्रमुख कहाँ पे है ना, कर्नाटक का अंदर है। देखिए अभी अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सीपीओ 2023-22 के अंदर कि सोना का भंडार इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे है। ऑप्शन में बिहार दिया गया था और एसएससी ने बिहार को राइट आंसर माना है ना, एसएससी ने बिहार को राइट आंसर माना है सोना के भंडार के लिए। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, हमें एसएससी के जैसे ही सोचना है भाई, ठीक है। तो अगर आजकल आपसे सोना का भंडार पूछता है और ऑप्शन में आपका जो है बिहार है तो बिहार ही आंसर करके आए, है ना। हालांकि बिहार में है ना, पूर्णतः उजागर नहीं हो पाया कि कितना सोना है, लेकिन बिहार के कुछ ऐसे जगह जैसे बांका डिस्ट्रिक्ट वगैरह वहां पे सोना है ऐसा माना गया और इसके लिए जो है खनन कार्य भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा वर्तमान में लौह अयस्क सबसे अधिक उड़ीसा राज्य में बता दिए। कद्रमुख खान कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कोलार खान कहाँ पे है? ये आपका मिलेगा केजीएफ वाला कोलार, ये भी कर्नाटक में जो सोना से है और कद्रमुख लोहा से है, दोनों कर्नाटक में है ना। इसके अलावा मलाज खंड कहाँ पे मिलेगा? मलाज खंड मिलेगा आपका जी मध्य प्रदेश के अंदर, तांबा से संबंधित है। खेतरी आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान के अंदर, तांबा से संबंधित है। माफ कीजिए, खेतरी राजस्थान में, तांबा से संबंधित है। तो ये सब जो जगह हैं जरूर ध्यान रखें। जादूगोरा यूरेनियम से झारखंड में संबंधित है ना। पन्ना मध्य प्रदेश हीरा से संबंधित है। इसके अलावा शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड है ना, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सॉलिड आइस, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को है ना शुष्क बर्फ कहा जाता है, उल्टा लिखा गया है, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ये उल्टा लिख गया है, कोई नहीं, है ना। ड्राई आइस कहा जाता है, सूखा बर्फ कहा जाता है। आपने देखा होगा पानी में डालोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, काफी ज्यादा जो है प्रतिक्रिया तेज कर देती है। इसके अलावा मंजू मेहता का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मंजू मेहता इज रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये सितार बजाती हैं आपका कौन? मंजू मेहता जी। निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, पंडित रविशंकर, अरविंद पारेख, बुद्धादित्य मुखर्जी, बंदे हसन, शाहिद परवेज, ये सभी के सभी सितार के प्रमुख कलाकार हैं, है ना। जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा साहब, फैयाज खान, सुखविंदर सिंह साहब, विजय घाटे साहब, है ना, लच्छू महाराज साहब, ये सभी के सभी आपके तबला के प्रमुख प्लेयर हैं। टीएच विनायक घाटम है ना, टीएच विनायक घाटम है, टीएच विनायक घाटम है। तोताराम पखावज है, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार है, यू श्री कृष्णन है ना, मेंडोलिन है। तो ये सब ध्यान रखेंगे जो कम मात्रा में जो है आपके उपलब्ध हैं बादकी के लिए, है ना। इनके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में सर्विसेज टीम को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? हाउ मेनी टोटल गोल्ड मेडल्स डिड द सर्विसेज टीम गेट इन द 36th नेशनल गेम्स 2022? तो 61 गो स्वर्ण पदक आपको सर्विसेज टीम को 2022 में जो 36वां नेशनल गेम हुआ था उसमें प्राप्त हुआ था। सर्विसेज टीम को 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य के साथ टोटल 128 पदक प्राप्त हुए और ये जो है फर्स्ट रैंक पर आप किए, यानी विजेता बने थे आपका 36वें राष्ट्रीय खेल का, है ना। विजेता कौन है? सर्विसेज टीम ही है। इसके अलावा इसमें जो
कुछ नए खेल शामिल किए गए, जैसे वुसु, योगासन, मलखंब, ये सब जो है नए खेल को जगह दिया गया था। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जो है महाराष्ट्र को मिला था 140। अभी आपने कहा कि सर जो है विजेता सर्विसेज रहा तो उनको 128 को पदक मिला था, तो विजेता कैसे बन गया? तो मैं बताऊं कि इसमें जो आपका गोल्ड का रेशियो है ना, ये काफी डिफरेंस है। देखिए इसको महाराष्ट्र को कितना गोल्ड मिला है 39, और जो सर्विसेज है इसको कितना गोल्ड मिला है 61। भैया आधा आधा लगभग है ना, आधा हो गया लगभग। तो ये गोल्ड की रेस क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण सर्विसेज को विजेता और महाराष्ट्र को रनर अप घोषित किया गया था। 36वें खेल में 36 खेल शामिल थे, 6 शहरों में कराए गए, गुजरात के 6 शहरों में। विजेता सर्विसेज टीम है मस्कट, इसका सवज था। क्या था? सवज, है ना, शेर से संबंधित है। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल कहां पे होगा 2023 में? गोवा के अंदर होगा, है ना। 37वें कहां पे होगा? गोवा के अंदर होगा। और इसका मस्कट क्या है? मोगा। क्या है? मोगा। मोगा, मोगा में ही गोवा छुपा है। आप देखो ना, GOA, तीनों चीज है भाई, है ना। तो मोगा है आपका मस्कट, मस्कट समझते ना, शुभंकर। और 30वीं राष्ट्रीय खेल कहां पे होगा 2024 में? उत्तराखंड में होगी। तो 37वां पूछे, 38वां पूछे, 36वां पूछे, पूरा डाटा आपको याद रखना है। इनके अलावा गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? व्हिच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी? तो ये आपका मंजीरा है। मंजीरा जो है ये गोदावरी की सभी ट्रिब्यूटरीज में सबसे लंबी है। अब आइए गोदावरी नदी को आज निपटाते हैं, है ना। गोदावरी का उद्गम कहां पे होती है? महाराष्ट्र के नासिक के त्रिमकेश्वर के समीप से होती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय हमारा भारत मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना, ये वाली पार्ट की बात हो रही है, प्रायद्वीपीय भारत। इसीलिए दक्कन की पठार की अधिकांश फैलाव भी प्रायद्वीपीय भारत के अंदर ही है। आपसे एक बार क्वेश्चन एसएससी ने कर लिया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी और हिमालयी नदी में क्या फर्क है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई हिमालयी नदी में पानी की जो मात्रा है ज्यादा होती है। ज्यादा मात्रा होगा क्योंकि ज्यादा ऊंचाई से गिरता है, तो इसीलिए इसमें करंट ज्यादा होता है, यानी तेज फ्लो होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदी थोड़ा स्लो होती है, पानी की मात्रा कम होती है। पानी की मात्रा कम होगी, नदी की बहाव जो है स्लो होगी, तो स्वाभाविक सी बात है पानी साफ रहेगी, गाद कम रहेगी, है ना। तो ये सब आप अंदर जो है डिफरेंस कर सकते हैं हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदी के अंदर, ठीक है भाई। इनके अलावा पोलावरम सिंचाई परियोजना ये आपका कहां पे है? गोदावरी नदी पे है। जायकेवाड़ी परियोजना ये भी गोदावरी नदी पे है ना। इनके अलावा गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अगर इसी में मैंने दक्षिण की गंगा लिख दिया ना, दक्षिण की गंगा लिख दिया, और ऑप्शन में कावेरी नदी है तो मुझे कावेरी मारना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि ये क का बीच में लिखा रहेगा, 3 बार में लिखा जाता है दक्षिण की गंगा, 3 बार में। और ये जो गोदावरी वाला है ये 2 बार में लिखा जाता है दक्षिणी गंगा, ठीक है। तो 2 बार में लिखा रहेगा तो गोदावरी, और 3 बार में लिखा रहेगा तो कावेरी, ठीक है। कावेरी कहां से निकलती है ये भी पूछता है, तो आपको क्या बताना है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इत्यादि राज्यों से जो है बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी की जो अन्य सहायक नदियां हैं ये आपका पूर्णा है, पेनगंगा है, बेनगंगा है, प्राणहिता है, बर्धा है, इंद्रावती है। ये सब जो मंजीरा आपने देखा जो सबसे लंबा ट्रिब्यूटरी है गोदावरी का, तो ये सब जो है ध्यान रखना है। लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन कहां और किस राज्य में किया जाता है? इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लुम्बिनी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है। चूंकि तेलंगाना बाद में बना है, पहले तो आंध्र प्रदेश ही था, तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश में होता आ रहा था, बाद में तेलंगाना में भी ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध के जन्म स्थल है जो नेपाल में स्थित है, और इसी पे जो है ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश भी कभी बौद्ध धर्म के जो है प्रचार प्रसार में आगे थे, तो इसी को जो है विरासत के रूप में सहेजते हुए ये त्योहार जो है विरासत पर्व के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यह 3 दिनों तक चलती है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। माजुली महोत्सव जैसे कि मैंने बताया असम के अंदर होती है। राउत नाचा महोत्सव छत्तीसगढ़ में होती है। फुलाइच महोत्सव हिमाचल प्रदेश में होती है, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में होती है ना। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में होती है। ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा देखिए अभी ओनम बीता है, तो ओनम जरूर ध्यान रखें। ओनम अभी हुआ है, ओनम आपका केरला के अंदर होती है ओनम, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। कूका आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाय हुम वाज द कूका मूवमेंट स्टार्टेड? तो राम सिंह के द्वारा। इस आंदोलन की शुरुआत सतगुरु राम सिंह और बालक सिंह के द्वारा किया गया था पंजाब आदि के क्षेत्र में। यह आंदोलन जो है धार्मिक भी थी और राजनीतिक भी थी, दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इस आंदोलन में कई सारे जो रीति रिवाज है उन पर रोक लगाने की मांग करी गई थी, खास करके पशु बलि वगैरह आदि पर, ठीक है भाई। ये सब ध्यान रखेंगे। यह आंदोलन धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का समावेश था। सिद्धू और कानू ने संथाल विद्रोह छेड़ दिया था 1855 में। कहां पे? छोटा नागपुर के पठारी वाली क्षेत्र में, यानी झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से इसके अलावा ये क्वेश्चन अलग हो गया है, ठीक है, कोई नहीं, एक सेकेंड।
है ना। इसके अलावा यहाँ से ये भूल जाइए, ये क्वेश्चन जो है अलग हो गया, यहाँ पे लिख गई है, ठीक है। रंपा विद्रोह कहाँ पे होती है? अल्लूरी सीताराम राजू ने चलाया था रंपा विद्रोह, ये आंध्र प्रदेश में होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा यही क्वेश्चन जो है यहाँ पे डबल लिख गया है, देखिए ये क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी दो मिश्रण को ये द्रव से अलग किया जाता है, यही चीज यहाँ पे है, इसीलिए मैंने बोला निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी दो मिश्रण द्रव को अलग किया जा सकता है? बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन टू लिक्विड्स बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर। तो मिक्सचर से अगर आप दो द्रव को अलग करते हैं तो आपको कौन से प्रक्रिया से गुजारना होगा उस मिक्सर को? तो आप कहोगे जी आसवन से गुजारना होगा, डेस्टिलेशन से गुजारना होगा, ठीक है। समुद्री जल को शुद्ध भी आसवन या डेस्टिलेशन विधि से ही किया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वायु के विभिन्न गैसों को अलग अलग करने के लिए, अब मान लीजिए कि जो हवा है ये खुद में एक मिक्सर मतलब मिश्रण है, तो इसे जब अलग अलग करते हैं ना तो इसको कौन से प्रोसेस से गुजारना होता है? तो पार्शियली डिस्टिलेशन माने आंशिक आसवन से गुजारना होता है, ठीक है। तो खाली आसवन कहेगा तो लिक्विड को अलग करते हैं, ठीक है, और पार्शियली आसवन कहेगा तो गैस यानी जो गैसीय पदार्थ है उनको अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस विधि का। तो दोनों चीज अलग अलग से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो संघनन होती है, ये संघनन क्या होती है? सबसे पहले तो आसवन क्या होती है, ये भी बहुत सारे बच्चे नहीं समझ रहे होंगे मेरे ख्याल में, तो चलिए मैं बताता हूं आसवन क्या होता है। आसवन क्या होता है? मैंने कहा कि समुद्री जल को इससे शुद्ध किया जाता है। अब क्या होती है कि मान लीजिए कि एक कोई ये फ्लेम युक्त कोई आपका चूल्हा है ना, इस प्रकार से चूल्हा है, यहाँ पे आपने जल को चढ़ा दिया कंटेनर में, एक पाइप लगी होती है। अब ये जो वेपर बनेगा ये धीरे धीरे उठ के एक दूसरे कंटेनर में, कंटेनर के जो है ऊपर में, है ना, ये आपका वाष्प के रूप में एकत्रित होगा, बाद में संघनित होकर किसी दूसरे पात्र में इसे जल के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या हुआ, यहाँ से जो आपका नमक वाला जल था यानी समुद्री जल था, तो नमक आपका नीचे बैठ गया, जल क्या हुआ, वाष्पन के थ्रू दीवार से टकराते हुए वाष्प के रूप में एकत्रित हो गए, जो बाद में ठंडा होकर संघनित होकर पानी में के रूप में हम प्राप्त कर लिए। तो नमक अलग और पानी अलग, तो यही होती है जी आसवन, ठीक है भाई। इसके अलावा संघनन का इस्तेमाल मैंने अभी इसी प्रोसेस में किया, तो आप समझ ही गए होंगे संघनन क्या होता है। जलवाष्प का द्रव में बदल जाना संघनन है, यानी पानी में फिर से जो वाष्प बदल गया था। इसके अलावा आपको मैच करना है सिंपली प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर है यहाँ पे। तो प्राथमिक सेक्टर में क्या आएगा, बुनकर, क्या आएगा, बुनकर आएगा। इसके अलावा जो भी आपका प्रकृति से संबंधित सवाल है, मतलब जो क्रियाकलाप है प्रकृति से संबंधित, लगभग आपके प्राथमिक सेक्टर में आ जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ मैंने क्या बोल रहा था भाई, जो भी प्रकृति से संबंधित है ना, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है, प्राथमिक सेक्टर में आ जाता है, जैसे बुनकर हो गया। इसके अलावा आपका खनन भी लिख लीजिएगा, खनन जो माइनिंग होती है ना, ये भी आ जाती है इसी में। इसके अलावा आपने मछली पालन, इसके अलावा कृषि, इसके अलावा आपने बागवानी, इसके अलावा आपने मधुमक्खी पालन वगैरह, ये सभी जो फार्मिंग वगैरह है ना, ये इसमें आ जाएंगे आपका कौन से, प्राथमिक सेक्टर के अंदर। इसके अलावा द्वितीयक सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें आपका फूड प्रोसेसिंग, जो भी आपका उद्योग क्षेत्र है, जो भी आपका उद्योग क्षेत्र है, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। पता नहीं गला को क्या हो गया, है ना, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। जैसे आपका उद्योग क्या है भाई, बिजली है, ऊर्जा है, जलपूर्ति है, तेल शोधन है, मोटर वाहन केंद्र है, ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे, तो सेकेंडरी में आ जाएंगे। ये उद्योग का दर्जा वाला सेक्टर है, ठीक है। इनके अलावा सबसे अधिक जीडीपी में मदद करने वाली सेक्टर है इंडिया के अंदर तृतीयक सेक्टर, है ना, ये है आपका जी सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में देखिए जो चीज पहचान में आता है ना, वो चीज ऑप्शन में नहीं रहते हैं। कहना इजी है, एग्जाम में आए ना तो दिक्कत हो जाती है, मैं बताऊं, है ना। जैसे मान लीजिए सभी जानते हैं कि कृषि आती है प्राइमरी सेक्टर में, है ना, और प्राइमरी सेक्टर से आपको कम पूछता है, ठीक है, तो वहां पे आप पहचान लोगे। लेकिन द्वितीय और तृतीय सेक्टर में मुझे बताइए, ये ऊर्जा, बिजली, जलपूर्तन, ये सब जो डाल देना तो आपको क्या लगेगा, ये भी तो सेवा है, तो गलती होने की चांस होती है, इसलिए मैंने ऐसे चीज को रख लिया है, ठीक है। तो तृतीयक सेक्टर में रियल एस्टेट, रियल एस्टेट आप समझ रहे हैं ना, जो बिजनेस व्यापार होता है जमीन वगैरह का, है ना। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, ये सभी आपके तृतीयक सेक्टर में है। हेल्थ वाला, स्वास्थ्य वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है तृतीयक सेक्टर में, और तृतीयक सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान देते हैं भारत के अंदर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कवर्ड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 61 में है। आप समझते हैं कि आर्टिकल जो 52 से 61 है, ये आपके राष्ट्रपति को लगातार रिलेट करते हैं, लगातार कुछ ना कुछ राष्ट्रपति से संबंधित है। जैसे पकानी, कोका, दियो, दसम का नाम आपने सुना होगा, जो एक एक वर्ड का एक एक अपना अलग अलग मीनिंग है, कई बार बता चुके हैं। राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान, अगर वास्तविक लगा के इंफेसाइज करे इस चीज को, तो प्रधानमंत्री आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से राज्यपाल जो है, ये आपका कहां पे होगा, राज्यपाल, गवर्नर जो है, ये आपका हो जाएगा केंद्र, सॉरी, राज्य के अंदर कार्यपालिका
कार्यपालिका का प्रधान, लेकिन राज्य के अंदर भी अगर वास्तविक प्रधान जो पावर का इस्तेमाल कौन करता है तो सीएम आंसर हो जाएगा। केंद्र में पीएम और राज्य में सीएम, अगर वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान पूछा जा रहा है तो। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का जो है प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, है ना। ये सब आपको ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा लोक लेखा समिति के कौन से आर्टिकल है जिसमें इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैंने अभी 2 सवाल आपसे पूछा है। राउरकेला के अंदर फैक्ट्री जो है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस देश के सहयोग से, और जो अभी मैंने अभी पूछा है आपको कि जो कैग है, सीएजी जो है, इनके कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। चलिए मैं लिख ही दिया 148, ठीक है भाई, तो इनको छोड़ दीजिए, पहले ही जवाब दीजिएगा। इसके अलावा भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है और मैक्सिमम एज सीमा कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप 90 वर्ष के हैं फिर भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं और इंडिया में आप कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके अलावा जो संसद के ज्वाइंट सीटिंग है ये कौन बुलाते हैं तो राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के प्रयोग करके, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं तो स्पीकर ही करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। स्पीकर मतलब लोकसभा का अध्यक्ष। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किस सरकार के द्वारा चलाई जाती है? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना इज रन बाय व्हिच गवर्नमेंट? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जाती है। क्या सावित्रीबाई फुले देखने से लोग पक्का महाराष्ट्र आंसर कर देगा और इस ऑप्शन में महाराष्ट्र देगा, क्योंकि एग्जामिनर भी आपको परखता है, क्योंकि जो वहां बैठे हैं वो तो कोई कच्चे खिलाड़ी है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है सावित्रीबाई फुले जो योजना है ये आपको चलाए हैं झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार की अन्य योजना सारथी योजना भी है, एकलव्य प्रशिक्षण योजना है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आप सावित्रीबाई फुले का नाम जुड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये योजना जो है बालिकाओं को रिलेट कर रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले इंडिया में प्रथम बार बालिका विद्यालय की जो है स्थापना करवाई थी और ज्योतिबा फुले की पत्नी थी जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करवाए थे। इसीलिए सावित्रीबाई फुले को इंडिया में प्रथम बालिका या फिर महिला टीचर का दर्जा दिया गया था, ठीक है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री आपका हेमंत सोरेन है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन नाम तो समझते हैं ना, तो हेमंत सोरेन अभी जो है आपका झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना, तो हेमंत सोरेन अभी सीएम है। इसके अलावा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहब हैं जो रमेश बैस का स्थान लिए हैं, और यही रमेश बैस साहब फरवरी 2023 से महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में पदासीन हुए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा उड़ीसा का योजना पहल है ना। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये मध्य प्रदेश के हैं। पंचामृत योजना भी है जो आपके उत्तर प्रदेश के हैं। तो इस प्रकार से आज की ये क्लास रही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। पीडीएफ के रिगार्ड में बात करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, पीडीएफ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कल मिलेंगे एनालिसिस वाली वीडियो में। सभी बच्चों को जिनका कल एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से।